तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ चलते हुए जो आपके सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमको 2 केस स्टडी मिलती हैं, है ना। पहली केस जो है वो बेल्जियम से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिएगा, फिर ये वाला वीडियो आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए जो दूसरी केस स्टडी आपके बुक में दे रखी है, दैट इज अबाउट द श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा सा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने इंपॉर्टेंट देश हैं, यहां पर हम ऐसे 2 देशों की बात क्यों कर रहे हैं जिनका नाम ही हम 10th में आकर पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, श्रीलंका का नाम तो आपने हो सकता है पहले सुना भी हो, लेकिन बेल्जियम वगैरह का नाम तो हो सकता है मे भी बहुत लोग सुने हो, बहुत लोग ना सुने हो, 10th में सुने हो। तो इतने छोटे देश और जिनका ये कह लीजिए कि वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस बिल्कुल न के बराबर है, उन कंट्रीज के बारे में हमारी एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th में हमको क्यों पढ़ाना चाहती है। पढ़ाना इसलिए चाहती है क्योंकि ये इस चैप्टर के टाइटल में ही छिपा हुआ है। चैप्टर के टाइटल जो है वो कहती है कि भैया जो पावर है उसको शेयर करना बहुत जरूरी है, यानी जो शक्तियां हैं, शक्तियों का बंटवारा बहुत आवश्यक है। अगर बंटवारा नहीं किए तो क्या क्या हो सकता है, इन चीजों को समझाने के लिए इन 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल आपकी बुक ने लिया हुआ है। तो हमने पहली केस स्टडी जो कि बेल्जियम से रिलेटेड है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और आज हम दूसरी केस स्टडी जो कि श्रीलंका से रिलेटेड है वो आज हम कवर करेंगे। मे बी यह 3rd या 4th लेक्चर होगा ये पावर शेयरिंग से रिलेटेड, और इन केस स्टडीज के बाद फिर हम फाइनल टॉपिक पर अपने आएंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगा। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, लेकिन दुरुस्त पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बेमतलब के काम करेंगे, तो बेमतलब के काम करके आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिलने वाली है। आइए पढ़ते हैं। तो अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें तो देखिए, श्रीलंका आपको पता है एक ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल इंडिया के बगल में है। कहाँ है श्रीलंका? अगर हम इंडिया का मैप आपको दिखाने की कोशिश करें, ये है श्रीलंका हमारा, ठीक ना बच्चों? ये क्या है हमारा? श्रीलंका, ठीक ना। अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, इंडिया के मैप पर जो श्रीलंका की पोजीशन है वो लगभग यहां पर है, ठीक ना। ये पाक स्ट्रीट के थ्रू इंडिया और श्रीलंका दोनों अलग होते हैं, ठीक ना बच्चों। तो ये हो गई श्रीलंका की पोजीशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो श्रीलंका है, एक बात समझिए कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में भी हमारे पास ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, और इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिलती है वो 1947 में मिलती है। सेम इसी तरह श्रीलंका में भी ब्रिटिश रूल था, और इनको भी इंडिपेंडेंस जो है वो 1948 में मिलती है, ठीक ना। अब सोचिए कि इंडिया में जो पहले इलेक्शन होते हैं वो 1951-52 में हुए,
और श्रीलंका में पहले इलेक्शन ही 1948-49 में हो गए। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक छोटा देश हमसे बाद में आजाद होता है और वहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से पहले इलेक्शन करा लिए जाते हैं, और हमारा इतना बड़ा देश जो कि उनसे 1 साल पहले आजाद होता है, यहां पर इलेक्शन कराने में लगभग 3 सालों का समय लग गया। अब इसके पीछे कुछ अपनी वजहें थी, कुछ अपनी समस्याएं थी, क्योंकि भारत जिन समस्याओं से गुजरा ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, बंटवारे की समस्या थी, रिफ्यूजीज की समस्या थी, और आप ये कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, उसकी समस्या थी। तो काफी प्रॉब्लम फेस करके आज हम 2024 पर पहुंचे हैं। इतना आसान नहीं रहा है भारत की जर्नी। तो अब यहां पर क्या होता है कि इंडिया जो है वो अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री बना हुआ है, और अभी भी बनने का मतलब है कि ये 1947 51 भी कह सकते हैं आप, 51 से लेकर कंटिन्यूअस 2024 तक कहने को तो डेमोक्रेसी बना हुआ ही है। अच्छा, डेमोक्रेसी की एक खासियत होती है, देखिए किसी भी कंट्री में ना एक मेजर ग्रुप होगा हमेशा। एक क्या होगा बच्चों? मेजर ग्रुप होगा। मेजर ग्रुप का मतलब यह है कि जो नंबर्स में ज्यादा होंगे, जो नंबर्स में ज्यादा होंगे, ठीक ना। और एक माइनर ग्रुप होगा। माइनर ग्रुप का मतलब यह है कि जो नंबर्स में कम होंगे, जो नंबर्स में क्या होंगे? कम होंगे। अब डेमोक्रेसी, थोड़ा सा फैक्ट को समझिएगा डेमोक्रेसी के, फिर बड़ी मजेदार बात मैं बताऊंगा डेमोक्रेसी के बारे में। देखिए, अब कहते क्या है कि अगर डेमोक्रेसी की बात करें अगर हम, तो डेमोक्रेसी क्या है? इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which people elect their rulers। मोटा मोटी बात यही है कि डेमोक्रेसी क्या है, कि डेमोक्रेसी में एक खासियत ये पाई जाती है कि भाई जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वही अपना नेता चुनेगी, वही अपने ऊपर शासन करने वालों को चुनेगी। लेकिन यहां पर एक समस्या है। समस्या ये है कि अगर रिलीजियस भी आप पर देखें, मान लेते हैं थोड़ा सा रिलीजियस क्लासिफिकेशन कर दें इसका, तो अगर कोई कंट्री में हिंदू ज्यादा हैं नंबर्स में और मुस्लिम्स कम है ना, यानी हिंदू जो है किस में है? मेजॉरिटी में है। हिंदू किस में है? मेजॉरिटी में है। और मुस्लिम किस में है? माइनॉरिटी में है। तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी यह है कि मेजॉरिटी वाले लोग अपने वोट बैंक की वजह से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे, गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेंगे। और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी यह है कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू या कोई और रिलीजन है, ये जो भी लॉ या पॉलिसी बनाएंगे, ये हो सकती हैं कि बायस्ड हो किसी खास ग्रुप को लेकर। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है किसी देश में, तो उस देश को आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री वो देश होता है जहां मेजॉरिटी ऑफ पीपल के फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू और उनकी सिक्योरिटी तो की ही जाती है, साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज हैं उनकी भी वैल्यू और उनके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन उतनी ही इंटेंसिटी के साथ होता है जितनी इंटेंसिटी के साथ मेजॉरिटी का होता है। मतलब कि सरकार के नजर में, गवर्नमेंट के नजर में और लॉ के नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में, देयर इज नो मेजॉरिटी एंड देयर इज नो माइनॉरिटी। एवरीबडी इज इक्वल एट द फ्रंट ऑफ द लॉ।
ठीक ना। अब देखिए आते हैं श्रीलंका पर। तो हमारे देश में है ऐसा, हमारे देश में बिल्कुल है। हमारे देश में हिंदू भले ही मेजॉरिटी में है और मुस्लिम भले ही माइनॉरिटी में है, लेकिन ये माइनॉरिटी अब उतनी भी छोटी नहीं, लगभग 19% के आसपास या 1-2% ऊपर नीचे कर लीजिए तो मुस्लिम्स पॉपुलेशन है हमारे पास, और बाकी हिंदू हैं हमारे देश में, और कुछ 0 कुछ परसेंट के आसपास पारसिक सबसे कम है, और 1% के आसपास हमारे यहाँ सिखिज्म है। ठीक ना बच्चों। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के हितों की रक्षा तो की ही जाएगी, साथ ही साथ माइनॉरिटी के हितों की भी रक्षा की जाएगी। ठीक ना। तो इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, इंडिया में जो इलेक्शन हुए इन 1951 1952, उसको तो हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, बिना इन चीजों को आधार बनाए सबको इक्वल वोट का राइट दिया गया। यानी हिंदू के वोट की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू मुस्लिम की वोट की है, उतनी ही वैल्यू महिलाओं के वोट की है। जो पॉलिसीज हिंदुओं के ऊपर लगती है वही पॉलिसीज मुसलमानों के लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए है। तो गवर्नमेंट बीइंग अ सेक्युलर गवर्नमेंट, इंडिया जो है वो हिंदू मुस्लिमों में फर्क नहीं करता है। ठीक ना। अब आते हैं श्रीलंका पर। अगर श्रीलंका के अगर आप मैप को देखें थोड़ा ध्यान से, तो इसमें एक ब्लू शेडेड एरिया है और इसमें एक रेड शेडेड एरिया है। और मैप गायब हो गया, मैं लेकर आता हूं आपके लिए। ये रहा मैप, ये थोड़ा दूसरा मैप है लेकिन आपके काम का है। ठीक ना। देखिए अब यहां का जो एथनिक कंपोजिशन है, श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि एथनिक कंपोजिशन मींस द ग्रुप ऑफ पीपल हु ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो एक भाषा और कल्चर के बिहाफ पर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट रहते हैं, कलेक्टिवनेस की फीलिंग रहती है उनके अंदर। अब श्रीलंका में देखें कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं। तो एक ग्रुप है यहां पर सिन्हाला, जो दूसरा ग्रुप है वो है श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल का। एंड जो थर्ड ग्रुप है वो है इंडियन तमिल का। और बाकी अदर्स भी हैं जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों हैं, तो उनकी बात आपके बुक में नहीं है और हमें करनी भी नहीं है उतनी। आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। जो श्रीलंकन्स हैं, जो सिन्हाला लैंग्वेज, ये सिन्हाला क्या है, लैंग्वेज है। तो जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं तमिल में, सॉरी श्रीलंका में, वो पूरी पॉपुलेशन का आपकी बुक 70% देती है, लेकिन ये बुक, ये जो डेटा है अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट के सेंसस का डेटा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी जो बुक है वो बताती है कि 70% ऑफ श्रीलंकन पीपल स्पीकिंग सिन्हाला। लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा क्या कह रहा है कि 74.9% जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं बेटा, सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं। और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जितने भी लोग हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो भी लोग हैं, वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो सब के सब बुद्धिस्ट हैं। सब के सब नहीं, लेकिन मोस्टली क्या है, बुद्धिस्ट है। यानी बुद्धिस्ट सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिन्हाला।
और ये टोटल पॉपुलेशन का बच्चों 70% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप हुआ हमारा श्रीलंका में। जो बच्चों दूसरा लिंग्विस्टिक ग्रुप है वो है श्रीलंकन तमिल का। श्रीलंकन तमिल का। अब ये जो श्रीलंकन तमिल है लगभग 11.2% लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पर तमिल बोल रहे हैं। आप कहोगे कि सर सिन्हाला, देखिए ये जो श्रीलंकन तमिल अपने आप को कह रहे हैं ये असल में 7th 8th सेंचुरी के टाइम पर, यानी चोल एम्पायर के टाइम पर 7th से 9th सेंचुरी के आसपास ये लोग तमिलनाडु से माइग्रेट करके श्रीलंका चले गए। तो ये काफी ओल्ड हैबिटेट है इनका, वहां पर इनका डोमेस्टिकेशन कई सदियों पहले हो गया है, इस वजह से ये अपने आप को श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। एक कैटेगरी इसमें और है इंडियन तमिल की। किसकी? थर्ड किसकी है? इंडियन तमिल। इंडियन तमिल भी तमिल ही लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। बस फर्क इतना है कि ये श्रीलंका इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन के प्रोसेस के दौर पर पहुंचे थे। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन, यानी ये कह लीजिए कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां आए, तो हम तो एग्रीकल्चरल लैंड थे ना बच्चों, तो जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां आते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए और इन फार्म हाउस में उन्होंने प्लांटेशन करना शुरू किया। तो ऐसा ही प्लांटेशन का सिस्टम इन लोगों ने श्रीलंका में भी लगाया। खास तौर से चाय के बागान श्रीलंका में लगाए गए। तो उन चाय के बागानों में लेबर तो चाहिए काम करने के लिए, तो तमिलनाडु से काफी संख्या में लेबर क्या हुआ 17th 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, इन 300 वर्षों में धीरे धीरे कहां पहुंचने लगे? श्रीलंका पहुंचने लगे। ठीक, तो ये दो ग्रुप रहा। एक श्रीलंकन तमिल का जो 7th 8th सेंचुरी में, जो 7th सेंचुरी में श्रीलंका पहुंचा, और ये जो इंडियन तमिल खुद को कह रहे हैं ये 18th और 19th सेंचुरी में कहां पहुंचा? श्रीलंका पहुंचता है। ये अपने आप को ज्यादा इंडिया के करीब पाते हैं, अपने आप को ज्यादा तमिलनाडु के करीब पाते हैं, और जो श्रीलंकन तमिल हैं वो काफी पहले से वहां रह रहे हैं, तो वो उनकी फीलिंग थोड़ा इंडिया के लिए थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अपने रूट को वो इंडिया के तमिलनाडु में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जब 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब इनको कॉलोनियल रूल से मुक्ति मिल जाती है, ब्रिटिश से आजाद हो जाता है, तो यहां इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। 1948 में बच्चों श्रीलंका आजाद हो जाता है और यहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराए जाते हैं। और जब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं तो पहला इलेक्शन तो इनका डेमोक्रेटिक तरीके से रहा, लेकिन अभी मैंने बताया कि 70% ऑफ पीपल स्पीक सिन्हाला इन श्रीलंका। ठीक ना? अपने नंबर्स के बूते पर, संख्या बल के आधार पर इन लोगों ने क्या किया? श्रीलंका में गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, क्योंकि सीधी सी बात है ज्यादा वोट पड़ गया ऐसे लोगों को जो सिंघाला बोलते थे, तो सिंघाला लोग संख्या में ज्यादा थे, इस वजह से सिंघाला लोगों की गवर्नमेंट बन जाती है यहां पर। ठीक है ना? जब सिंघाला लोगों की गवर्नमेंट यहां बच्चों बन गई, जब सिंघाला लोगों की बच्चों गवर्नमेंट यहां पर बन गई, तब फिर 1952-54 के बाद से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू किया जाने लगा।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू किया जाने लगा। अभी इस पर आएंगे, पहले हम मैप को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा मैप को। ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है बच्चों, ये रीजन जाफना कहलाता है। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? जाफना कहलाता है। और ये जो ऑरेंज शेडेड एरिया है, क्या है? ये जो ऑरेंज शेडेड एरिया है, जितना भी आप देख सकते हैं, ये जो भी हमारा ऑरेंज शेडेड एरिया है ना, ये अपने आप को श्रीलंकन तमिल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऑरेंज शेडेड एरिया, ये अपने आप को श्रीलंकन तमिल कह रहे हैं, ठीक ना। ये जो वैलेट कलर से है, जो कि छोटे छोटे पैचेस में देश के चारों तरफ बिखरे हुए हैं, ये इंडियन तमिल हैं। ये क्या है? ये इंडियन तमिल हैं। सॉरी, श्रीलंकन मोर हैं। और ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको, जो बीच में छोटे छोटे पैचेस में फैले हुए हैं, ये इंडियन तमिल हैं। यानी सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें, तो पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन में हम पाएंगे कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वहां सिंघाला की है, और जो दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है वो ऐसे लोगों की है जो अपने आप को श्रीलंकन तमिल कहते हैं, और तीसरी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो किसकी है? वो इंडियन तमिल की है, ठीक ना। तो इन चीजों के बाद क्या होता है समझिए आप। देखिए, जब 1954, 1953 टू 1951 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चर्चा शुरू हो जाती है, तो जो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टार्ट किया, उसमें पहला अमेंडमेंट इन्होंने यही किया कि जो सिंघाला है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब बात समझिए, यहां समस्या क्या हुई। जैसे ही सिंहला ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, जितने भी तमिल गवर्नमेंट जॉब में थे उन सबको सिंहला सीखनी पड़ी, और कंडीशन ये रख दी गई कि अगर आपको सिंहला नहीं आती है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। भाषा एक दो दिन में तो सीखी नहीं जा सकती, उसमें समय लगता है, और वो भी गवर्नमेंट काम के लिए लैंग्वेज में आपको परफेक्शन चाहिए। तो ये जो पहला कदम श्रीलंका ने उठाया कि सिंहला को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, इससे सबसे पहला आउटब्रेक होता है तमिल्स के मन में। क्या आउटब्रेक होता है कि भाई हमारे कल्चर को ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन में जाते हैं तो डोमिनेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट भी इनकी मेजोरिटी में है, तो हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसा ख्याल इनके अंदर आने लगा। इसके बाद मान लेते हैं कि ये आग थी, छोटी सी चिंगारी थी, तो फिर सिंहला गवर्नमेंट ने फिर से उसमें घी डाल दिया। क्या घी डाल दिया? जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, उसमें सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। सीट्स को रिजर्व कर दिया गया फॉर द सिंहला। अब सोचिए, ये दुनिया का पहला देश रहा होगा जिसने अपने मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण की जरूरत तो उनको है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो सोशली बैकवर्ड हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग बेसिक नीड्स के अभाव में हुई है। आरक्षण की जरूरत तो उनको है। अब ये तो श्रीलंका में मेजॉरिटी में, इनको क्या मतलब है कि इनको आरक्षण देके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए या गवर्नमेंट जॉब में प्रमोट किया जाए। तो क्या हो रहा है यहां पर बच्चों? क्या हो रहा है? इंडिया के ठीक अपोजिट काम हो रहा है। कैसे? देखिए, इंडिया में जब गवर्नमेंट बनी तो उसने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को इक्वल राइट दिए, और पॉलिसीज को ऐसे इंप्लीमेंट किया जिससे किसी भी ग्रुप को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन श्रीलंका क्या कर रहा है? श्रीलंका जो है वो मेजॉरिटी के लिए बायस्ड है, मेजॉरिटी के फेवर में सारा काम कर रहा है।
माइनॉरिटी के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। यानी एक तरह से सिन्हाला गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश कर रही थी वहां पर। समझ रहे हैं बात? देखिए, दुनिया में जितने भी देश धर्म के आधार पर बने हैं, उन देशों का हालत आज देख लीजिए आप। आपके बगल में पाकिस्तान है, धर्म के बेसिस पर बना देश है। आपके बगल में अफगानिस्तान है, धर्म के बेसिस पर बना हुआ देश। तो आप कहेंगे सर सऊदीया भी तो धर्म के बेसिस पर बना है। बिल्कुल, लेकिन सऊदी अरब ने अपने आप को मॉडर्नाइज भी किया है, उसने मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपनाया है। वो कंजर्वेटिव कंट्री नहीं है, दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री है। सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज उनके पास है, सारे एडवांस वैल्यूज उनके पास है, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो रहा है श्रीलंका में? श्रीलंका में मेजॉरिटी को तो मेजॉरिटी के हितों की रक्षा की जा रही है, लेकिन माइनॉरिटी के हितों की नहीं। तो जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं, समझ रहे हैं बात को, जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं, जो इंडियन तमिल हैं, इनके मन में इनफीरियरिटी फील होने लगी कि हमारे कल्चर का क्या। क्योंकि जब ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला हो गई तो इसका मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कोई काम नहीं करेगी, ठीक ना। सिंहाला को ही लेकर काम करेगी। बाद में इन्होंने बुद्धिस्ट को रिलीजन बना दिया वहां का। तो इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा टेंशन बढ़ने लगी वहां। अब जैसे जैसे ही टेंशन बढ़ी, सिविल वार की कंडीशन आउटब्रेक हो गई। क्या हो गया यहां पर? सिविल वार हो गया, ठीक ना। ये जो नॉर्दर्न रीजन है बच्चों, ये वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इस चीज कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बनी और इस चीज की डिमांड बहुत तेजी से उठने लगी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसको तमिल ईलम बनाया जाए। तमिल ईलम बनाया जाए। ईलम का मतलब तमिल में होता है स्टेट, यानी तमिल स्टेट की डिमांड उठने लगी और इस चीज को लेकर श्रीलंका में क्या हो गया? सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर को समझिए क्या है। देखिए, सिविल वॉर में ना 3 पार्टी रहेंगी हमेशा। कितनी पार्टी रहेंगी? 3 पार्टीज रहेंगी। एक तो पार्टी खुद गवर्नमेंट रहेगी, दूसरा जो होंगे वो होंगे सपोर्टर ऑफ गवर्नमेंट, और जो तीसरा होंगे वो ऑपोजिशन होगा। इन दोनों पार्टियों के बीच में और इसके बीच में अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सिविल वॉर कहलाया जाएगा। यानी गवर्नमेंट एक पार्टी होगी, गवर्नमेंट के सपोर्टर, ये दोनों मिलकर एक पार्टी बनाएंगे, एक अलायंस बनाएंगे, और जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं वो लोग मिलकर क्या बनाएंगे? एक पार्टी बनाएंगे, एक अलायंस बनाएंगे। तो यहां पर सिविल वॉर की कंडीशन आउटब्रेक होगी। और दूसरी बात क्या हो गया कि सिविल वॉर जो होता है वो इंटरनल पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से होता है। किसकी वजह से? इंटरनल पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से होता है, जो कि हमको श्रीलंका में दिखी। और साथ ही साथ कंट्री सिटीजन ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होता है? कंट्री सिटीजन ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक ना बच्चों। तो ये श्रीलंका की कहानी रही जहां पर सिविल वॉर आउटब्रेक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने पावर शेयर नहीं किया, ठीक ना। तो देखिए, अब बेल्जियम के केस में एकोमोडेशन की पॉलिसी आई, वहां डिफरेंट ग्रुप्स में पावर शेयर कर दिया गया, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर कर दिया गया। लेकिन श्रीलंका एकदम यूनिलेटरल बना रहा और उसने कोई पावर शेयर नहीं की। तो पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं आज के समय में? पावर शेयरिंग करने से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है। और ये जो प्रॉब्लम आप 1948 का पढ़ रहे हैं ना, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी हिस्ट्री से ही ये प्रॉब्लम रही है। अभी आप देखेंगे प्रेजेंट कंडीशन, अगर आप श्रीलंका की देखेंगे तो प्रेजेंट कंडीशन में जो श्रीलंका है इकोनॉमिकली एक फेल स्टेट है। यानी यहां पर इकोनॉमी इनकी फेल हो चुकी है। कैसा स्टेट है? इकोनॉमिकली फेल स्टेट है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? समझ में आ रही है बात कि अगर पावर शेयर ना किया जाए तो पूरा का पूरा कंट्री सिस्टम ही फेल हो सकता है। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पॉलिटिक्स दैट यू हैव टू शेयर पावर बिटवीन द different tiers of government, among the different organs of government, among the different groups of people,
तो बहुत सारे तरीके की पावर शेयरिंग होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेकर आएंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपनी बुक की स्टडी करिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और क्वेरी भी छोड़ते रहिए। इसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज लेकर आऊंगा। हो सकता है कि लाइव क्लासेस भी हो या जैसे भी हो, प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए कम से कम 30 से 40 एमसीक्यू अरेंज कर सकें, अजर्सन एंड रीजन अरेंज कर सकें, केस बेस्ड स्टडी अरेंज कर सकें, विच विल डेफिनेटली बेनिफिट प्रोवाइड बेनिफिट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो थैंक यू, मजे करिए, खूब पढ़ाई करिए और खूब ढेर सारा खाना खाइए।